हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज जो हम लोग अपना रिवीजन सीरीज का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, ये टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, चाहे पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, दोनों ही केस में। ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वाला एरिया होता है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये मेनली किसके बारे में बात करता है? तो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब होता है शेप रिगेनिंग कैपेसिटी। जो हम लोग मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सॉलिड पर फोर्स लगा करके अगर उसे डिफॉर्म कर देते हैं, तो फोर्स हटाने पर अगर वो अपने शेप को रिगेन करता है, तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटी को, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है वो इलास्टिसिटी के बारे में बात करता है, और दूसरा प्लास्टिसिटी के बारे में बात करता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को ज्यादा डिफॉर्म कर देंगे तो फिर वो शेप रिगेन नहीं कर पाएगा और वो डिफॉर्म्ड रह जाएगा। ठीक है, और इसी बेसिस पर बहुत तरह के मटेरियल्स भी होते हैं। जैसे होता है डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि तुम उसको खींचते जाओगे ना, तो अगर खींचोगे तो हाई अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड हाई अमाउंट ऑफ प्लास्टिसिटी भी, दोनों ही ज्यादा ही होता है। तो उसको आप बहुत लंबे दूर तक खींच सकते हो, वो अपने शेप को रिगेन कर पाएगा। इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा उसको डिफॉर्म भी कर पाओगे। तो उसमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों ज्यादा होता है। फिर ऐसे ही मान लो कि दूसरा टाइप का मटेरियल होता है ब्रिटल। तो ब्रिटल टाइप का जो मटेरियल होगा उसमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों ही कम मिलता है। इलास्टिसिटी वर्ड समझ में आया, जिसमें वो शेप रिगेन कर पाएगा, और प्लास्टिसिटी जिसमें वो डिफॉर्म होगा और वो शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, डिफॉर्म्ड ही रह जाएगा। तो जैसे कि वो व्हाइट बोर्ड पर लिखने वाला चौक, तो उसको अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं थोड़ा भी, तो वो इससे पहले डिफॉर्म हो टूट ही जाता है। तो उसमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों बड़ा कम होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, तो डक्टाइल हुआ, ब्रिटल हुआ, ये दो मेन डिफरेंस समझाया। अगर मान लो कि हम लोग बात कर रहे हैं मेलिएबल प्रॉपर्टीज, मेलिएबल सब्सटेंसेस, मेलिएबिलिटी क्या होता है? तो मेलिएबिलिटी, उसमें आप ऐसे समझो कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो अच्छा खासा डक्टाइल है, लेकिन अगर उसी को हम पीटें, हैमरिंग करें, तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें को अगर तुम हैमरिंग करो तो उसमें क्रैक नहीं आता है और वो सीड टाइप से फैलते चला जाता है। तो मेलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको मेनली कंप्रेशन के टाइम पर चेक किया जाता है। तो अगर उसको हैमरिंग करके बिना क्रैक डेवलप हुए वो फैलता चला जाए, तो ऐसे वाले प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। जैसे हुआ मान लो गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कुछ हद तक कॉपर भी हुआ। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेलिएबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये सब मान लो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब बात कर रहा हूं मैं कि इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमें मेन एक सॉलिड के बारे में क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और दोनों का रिलेशन। ठीक है, दोनों के रिलेशन को हुक ने समझाया था, इसलिए उसको हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो आपके नोटबुक के अकॉर्डिंग ही मैं मूव करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रेस से। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सबसे पहला, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से भी लिखते हैं। देखो, स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना दूर पे फोर्स लगाते हैं उस एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगा, और उसी को हम लोग नाम क्या देंगे? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ बाई ए। अब बात यहां पर यह है कि फोर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो फोर्स हमने कहा ना, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अगर हम एक्चुअल में चले जाएं तो यहां पर जो हमने अप्लाई किया है फोर्स, लिखने के लिए आप लिख रहे हो, बट वो फोर्स होता नहीं है। यहां पर जो एफ है, एफ वो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स जिसको कि आप टेंशन के भी नाम से जानते हो, टेंशन फोर्स। यहां पर जो एफ होता है वो होता है इंटरनल फोर्स, ना कि एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, तो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कहो चाहे इंटरनल फोर्स कहो, इक्वल हो जाता है। तो ऐसे में आप ये एफ को कोई भी एफ बोल सकते हो, अप्लाइड कहो चाहे इंटरनली डेवलप्ड कहो।
तो वो इक्विलिब्रियम के केस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इक्वल होता है। तो स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर, प्रेशर याद करो तो क्या प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया होता है ना? यस होता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, बस ये इंटरनल फोर्स वाला होता है और प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स वाला होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोग सेम ही पाते हैं। डन है? ओके। सो इस हिसाब से अगर हमें कभी भी F लिखना हुआ तो F इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, एक बार सिग्मा का फॉर्मूले को वापस से मेमोराइज कर लो। स्ट्रेस यानी सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए, सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए। यूनिट बोल तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट बोल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी अगर मैं तुमसे पूछ लूं तो डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन मालूम है ना, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होता है एल टू। तो यानी यहां पर क्या बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेस का डायमेंशन। चलो, अब ये स्ट्रेस कितने टाइप का होता है? तो स्ट्रेस इज ऑफ थ्री टाइप्स। बेसिक में बात करें तो स्ट्रेस इज ऑफ थ्री टाइप्स। तो तीन टाइप में से जो पहला वाला स्ट्रेस है उसको हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या इसी को नाम देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें क्या होगा कि फोर्स जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में रहेगा। फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो क्रॉस सेक्शन, जैसे यही रॉड है ना, इसका ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, तो इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो फोर्स इस एरिया पे परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर इसी को मैं यहां पर दिखाऊं तो ये जैसे कि रॉड है, हमने फोर्स यहां पर अप्लाई किया, तो ये फोर्स इस एरिया पर क्या है, देखो परपेंडिकुलर है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज लाइक दिस। डन है? तो इस स्ट्रेस को हम लोग लिखेंगे F बाई ए। डन? ओके, बात बड़ा ही सिंपल हुआ। अब इसको जो हम लोग मान लो कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, तो कैलकुलेशन के टाइम पर ध्यान में क्या रखना है कि F जो है वो अप्लाइड फोर्स एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में F इंटरनल फोर्स है। मतलब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, स्ट्रेस इक्वल्स टू टेंशन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग बहुत बार लिखते वक्त में सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए लिखते रहेंगे, बस मैं ये एफ का मीनिंग को तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, ये एफ इंटरनल फोर्स है या फिर एफ टेंशन फोर्स है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉरिजॉन्टल रॉड को ले रहा हूं, दो एग्जांपल बताऊंगा अच्छा सा। हॉरिजॉन्टल रॉड जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट वन एंड, जो एक तरफ वो फिक्स्ड है, ऐसा वाला रॉड यहां पर देखो फिक्स्ड है। अब हमने यहां पर मान लो फोर्स लगा दिया, अब तो हमारे फोर्स से क्या ये रॉड मूव कर सकता है क्या? ऑब्वियसली आंसर इज नो। अगर ये मूव नहीं कर सकता है तो यानी ये रॉड इक्विलिब्रियम में हुआ या नहीं हुआ? यस। तो अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इस पर हमेशा नेट फोर्स कितना रहेगा? जीरो। अब अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर बात करूं, इस पॉइंट पर बात करूं, इस क्रॉस सेक्शन पे बात करूं, चाहे ये तीन में से कोई भी क्रॉस सेक्शन पे बात करूं, अगर कहीं पर भी मैंने तुमसे स्ट्रेस पूछा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सिग्मा 1 बोलूं तो भी तुम क्या लिखोगे? तो T बाई ए, T1 लिख दिया। सिग्मा 2 बोलूंगा T2 बाई ए, सिग्मा 3 बोलूंगा T3 बाई ए। खास बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल रॉड जो इक्विलिब्रियम में है, इसमें T1 का वैल्यू, T2 का वैल्यू, T3 का वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो यहां पर ये जैसे T3 का वैल्यू कितना, तो T3 का वैल्यू F के बराबर। कैसे? तो ये जो तुम्हें क्रॉस सेक्शन ऐसे दिख रहा है, ऐसा वाला एक रॉड का जो पार्ट दिख रहा है, ऐसा वाला, अगर ये वाला पार्ट को देखोगे तो ये वाला पार्ट पर इधर के तरफ फोर्स लगा F, इधर के तरफ लगा T3, तो बताओ T3 इक्वल टू F हुआ, हॉरिजॉन्टल रॉड है। अब मैं बोलोगे ये T2 का मुझे बताओ, तो T2 के लिए अब देखो ये T2 और ये T3, तो ये हो गया, मान लेते हैं ऐसा करके मान लो, तो इधर पे ये हो गया T2, इधर पे हो गया T3, तो बताओ T2 इक्वल टू T3 हुआ, और T3 का वैल्यू कितना है? F के बराबर है, यानी इक्वल टू कितना हो गया? F। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो इसमें T1 भी वही F, T2 भी वही F, T3 भी वही F। तो एक तरीके से सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3। क्यों? क्योंकि एरिया भी सब में क्या है? सेम है। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल रॉड अगर दिखे तो इसमें हर एक पॉइंट का टेंशन बताओ अप्लाइड के बराबर है या नहीं है? हॉरिजॉन्टल रॉड फिक्स्ड एट वन एंड, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए।
हॉरिजॉन्टल रॉड फिक्स्ड एट वन एंड, अगर इस पर तुम फोर्स अप्लाई करते हो तो इसके अंदर में हर एक पॉइंट का टेंशन वैल्यू F के बराबर होगा, यानी सिग्मा भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि एरिया हर जगह सेम है। डन है। अब मैं अगला हॉरिजॉन्टल रॉड का एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एरिया अलग अलग हो जाए। चलो देखो, ये कुछ ऐसा है। तो अगर मान लेते हैं कि ये पूरा पूरा रॉड में ये वाला रेडियस को R1 मान ले, ये वाला रेडियस को R2 मान ले, हमने यहाँ पर फोर्स लगा दिया है F, ठीक है। ये जो अपना फोर्स है, दिस फोर्स इज F, और इतना क्रॉस सेक्शन पे लग गया। उसने बोला कि ये वाले पार्ट में बताओ, यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पे बताओ कि स्ट्रेस कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्ट्रेस है सिग्मा 1, तो बताओ सिग्मा 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो T1 बाय A1, क्योंकि यहाँ का एरिया। तो T1 यहाँ का जो टेंशन वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल रॉड फिक्स्ड एट वन एंड, यहाँ का टेंशन वैल्यू अप्लाइड के बराबर। तो T1 के जगह पर क्या लिख दोगे, तो F बाय A1 के जगह पर क्या लिखोगे, पाई R1 स्क्वायर। ठीक, ओके। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पर लिखना है, तो ये एक क्रॉस सेक्शन हुआ। तो अब इस जगह पर अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा 2। सिग्मा 2 के जगह पर हम लोगों को क्या लिखना है, बोलो। सिग्मा 2 इज T2 बाई A2। अब T2 की जगह पर यहाँ पर टेंशन है T2, इसका वैल्यू वही सोचो, हॉरिजॉन्टल रॉड है, फिक्स्ड एट वन एंड है, जो अप्लाइड फोर्स है वही यहाँ पर टेंशन है। तो T2 के जगह पर अगेन क्या लिखोगे, F बाय A2, यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग है, क्यों, क्या फोर्स अलग अलग है, नहीं, दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो जहां पर भी रेडियस कम है वहां का स्ट्रेस ज्यादा है, मतलब सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। होप सो ये भी बात समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब मैं वर्टिकल रॉड का एग्जांपल पे जाना चाहता हूं। वर्टिकल रॉड, तो अगर वर्टिकल रॉड पे जो गया, वर्टिकल रॉड अगेन फिक्स्ड एट वन एंड, ये देखो, ये कुछ ऐसा एक वर्टिकल रॉड है। मुझे अगेन इसमें स्ट्रेस निकालना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है F। अब ये फोर्स F जैसे भी अप्लाई करो, यहाँ पे मास अगर लगा दोगे तो mg के बराबर हो जाएगा ये। तो मान लिया हमने यहाँ पे फोर्स F लगाया। अब मुझे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन पर यहाँ पर मुझे स्ट्रेस चाहिए, तो यहाँ पर अगर हमें स्ट्रेस चाहिए, सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कैसे सोचेंगे, अगर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया में इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो तो इंटरनल फोर्स, यानी उसको T लिखेंगे, तो T बाय A। ठीक है, अब T बाय A तक में तो ठीक है, एरिया की जगह पर तुम लिख दोगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन T की जगह पर क्या लिखोगे। तो अब क्या इस पूरे रॉड में हर जगह पर T का वैल्यू सेम है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस रॉड का भी तो कुछ मास होगा। हाँ, अगर इसके मास को तुम नेग्लेक्ट करते हो तब हर जगह पर टेंशन सेम होगा। मेरी बात समझ में आ गया ना। लेकिन अगर इसका मास है तो इस पॉइंट का टेंशन और ऊपर में किसी और पॉइंट का टेंशन अलग अलग होगा। तो इस पॉइंट का टेंशन कैसे निकालते हैं, तो जिस पॉइंट का भी तुम्हें टेंशन निकालना है उस पॉइंट से नीचे का टोटल वेट और फोर्स अगर है तो सबको लिख दो, इस पॉइंट से नीचे का। तो इस पॉइंट से नीचे में ये देखो, ये वाला है ना, ये ऐसे करके ये वाला पोर्शन, तो इसका वेट, और यहां पर अगर कोई और मास है या फोर्स है तो उसको भी। तो टी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो सिग्मा इक्वल्स टू, नीचे तो पाई आर स्क्वायर ही रह गया। अब इस टी की जगह पर लिखोगे, नीचे लगने वाला देखो फोर्स है F, प्लस जो यहाँ का वेट है, तो यहाँ का वेट ये वाला पोर्शन का यहाँ पर mg, ठीक है, ये वाले पोर्शन का मास उसको g से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखो पाई आर स्क्वायर रह गया, F प्लस m, इसके कैसे लिखते हैं, इसका m कैसे लिखेंगे बोलो तो इसका मास पर यूनिट लेंथ ये रॉड का पहले निकाल लो। तो रॉड का मास पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो वो लैम्डा निकाल लो, फिर ये देखो कि ये कितना लेंथ है, मान लेते हैं ये लेंथ x है, तो लैम्डा पता है, x पता है क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ है और ये x लेंथ हो गया,
तो लैम्डा और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एम निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, हो गया, वहां का स्ट्रेस निकल गया। समझ में आया? ये बड़ा ही सिंपल है। चलो अभी यहीं पर एक और देखते, चलो मान लेते हैं यहाँ पर हमने फिर से एफ लगाया, हमें इसी पॉइंट पर चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये इधर से एक्स लेंथ पर है और टोटल लेंथ तो इसका एल है। मान ली इसका टोटल मास है एम, लेंथ है एल, हमें इस पॉइंट पर स्ट्रेस चाहिए, कैसे लिखेंगे? तो स्ट्रेस इक्वल्स टू, फिर से देखो, तो यहां पर से नीचे जितना भी है फोर्सेस सबको लिख देना है। तो देखो एफ है और इस पोर्शन का तो वेट भी होगा, तो यानी एफ प्लस एम जी डिवाइड बाय क्या करना है, ए, एरिया। हो गया भाई। अब ये एफ अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा, प्लस एम के जगह पर क्या लिखोगे, तो इसका मास के लिए अगेन पहले मास पर यूनिट लेंथ यानी लैम्डा एम बाई एल निकाल दे। अब इसके नीचे का यानी ये लेंथ कितना बन जाएगा बोलो, ऊपर का x है, टोटल लेंथ l है, तो ये बनेगा l माइनस एक्स। तो बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू क्या करेंगे g, डिवाइड किससे करेंगे, a से। तो ये निकल गया तुम्हारा सिग्मा इस पॉइंट का। ठीक, चलो फिर से मैं एक और एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लेते हैं ये एक पतला सा रॉड है, यहाँ पर हमने एक मास लगा दिया, इसका मास है m, ठीक है, इसका मास है m1 और ये जो रॉड है इसका मास है m2 और लेंथ है l, स्मॉल m ही लिखो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, m1 m2 और उसका लेंथ है l। चलो मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट पर टेंशन सॉरी स्ट्रेस कितना है, तो इस पॉइंट पर स्ट्रेस, चलिए देखते हैं। हमने बोला है इस पॉइंट पर स्ट्रेस, तो सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा 1 लिख रहा हूं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे बोलो तो इस पॉइंट से नीचे लगने वाला टोटल, तो इस पॉइंट से नीचे लगने वाला तो इसका भी मास है और यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि ये m1g के बराबर है, तो ये m1g नीचे, इससे नीचे ये पूरा रॉड है यानी m2g, तो m1g प्लस m2g को किससे डिवाइड कर देना है, एरिया से, बात खत्म हो गया। चलो मैं कह रहा हूँ ये इसके मिडिल पॉइंट पर बताओ, चलो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, मान लेते हैं वहां पर है सिग्मा 2, चलो सिग्मा 2 बोलो, तो इस पॉइंट से नीचे का पूरा वेट, तो ये m1g तो इसमें भी है, m1g प्लस ये वाला पॉइंट अगर सोचो कि ये बिल्कुल मिडवे पर है, आधे पर है, एकदम आधे पर है, तो ये m2 जो है, तब फिर मास पर यूनिट लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, तो मतलब m2 का आधा ऊपर m2 का आधा नीचे, तो यानी ये नीचे वाले पोर्शन का मास तो m2/2 हो ही जाएगा ना, क्यों कैलकुलेट करना है, तो m2/2 इंटू क्या हो गया g बाय a। मेरी बात समझ में आया? जिस भी पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से नीचे का टोटल वेट और फोर्स को लिख देना है, डिवाइड बाय a कर देना है। होप सो सबको क्लियर है। तो ये था अपना क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें सेकंड स्ट्रेस पर लेकर के चलता हूं, वो है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस में कब आएगा, तो शियर स्ट्रेस में जब फोर्स तुम्हारा सरफेस के जो एरिया पे लग रहा है उसके पैरेलल लगे। जैसे एक वेल नोन एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, जैसे मान लेते हैं ऐसा एक क्यूबिकल ब्लॉक है, यहाँ पर देखो ये एक सरफेस है ना, तो उस सरफेस के पैरेलल में तुमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया ऐसे करके, ये पूरे सरफेस पे, तो ये अगर तुम्हारा फोर्स है F जो इस ऊपर वाले सरफेस पे लग रहा है, तो उस ऊपर वाले सरफेस का एरिया को मान लो A, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा यानी सिग्मा, सिग्मा S लिख दो, सिग्मा शियर, वो लिखेंगे हम लोग F बाई A। बात समझ में आ रहा है ना, F बाई A, तो ये हो गया तुम्हारा शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के होने के लिए फोर्स मस्ट एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। होप सो थिंग इज क्लियर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कॉइल्ड स्प्रिंग का, ऐसा जो कॉइलिंग वाला जो स्प्रिंग होता है, जब इसको हम लोग खींचते हैं ना, तो उसमें भी शियर स्ट्रेस ही डेवलप होता है। ठीक है, कॉइल्ड स्प्रिंग। ओके, जैसे मान लो कि कभी कोई एक वॉल है, ऐसा एक वॉल है, उस वॉल को हम लोग ड्रिल कर रहे होते हैं, ऐसा ऐसा लेकर के, ऐसा एक ड्रिलर है और इससे एक ड्रिल करते हैं अगर वॉल में, तो वहां पर भी जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो शियर स्ट्रेस ही होता है।
तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर कि आपको भैया से डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि ड्रिलिंग में शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग में भी शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, और शियर स्ट्रेस होने के लिए फोर्स जो है वो एरिया के पैरेलल लगता है, फोर्स बाय एरिया। डन हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप का जो स्ट्रेस मैं आपको बता रहा हूं वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में ऑब्जेक्ट जो भी है, ये ऑब्जेक्ट इसके पूरे वॉल्यूम पर फोर्स एक साथ लगता है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम पर फोर्स एक साथ लगता है, चाहे वो बाहर से लगे, चाहे वो फोर्स जो है वो उसके अंदर से लगे, कहीं से भी लगेगा। अगर बाहर से लगेगा तो इसमें कॉम्प्रेशन आएगा, ठीक है, इसमें कॉम्प्रेशन आएगा, और अगर अंदर से लग रहा है तो इसमें एक्सपेंशन आएगा, है ना, इसमें एक्सपेंशन आएगा। इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें वॉल्यूम घटेगा, है ना, लेकिन पूरे वॉल्यूम पर फोर्स लगना चाहिए। तो इसमें भी फोर्स जो होता है वो देखो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और नॉर्मल वाला स्ट्रेस दोनों सिमिलर है क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया। लेकिन हाँ डिफरेंस है कि यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक के केस में फोर्स थ्रू आउट द वॉल्यूम पे एक्ट करता है, जबकि नॉर्मल वाले में सिर्फ एक एरिया पे लगता है। ठीक है भाई, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ भी सकता है जैसे ये, और वॉल्यूम घट भी सकता है। एक तो ये बात हुआ। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का वैल्यू कितना, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का वैल्यू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें F बाई डेल्टा ए, तो जैसे यहाँ पर F लिखा ना, तो ये F यहाँ पर जितना भी एरिया पे लग रहा है वो एरिया हो गया डेल्टा ए। फिर अगर कहीं और का F लिखना है तो वहां वाला एरिया को लिख लेना है F बाई डेल्टा ए। तो अगर हर जगह फोर्स सेम है, हर जगह एरिया उतना बराबर बराबर ले रहे हैं, तो यानी स्ट्रेस भी हर जगह सेम है। एंड हर जगह अगर फोर्स अलग अलग है तो फिर स्ट्रेस भी अलग अलग होगा। अब बात यह है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हम लोग नॉर्मली अप्लाई कर पाते हैं, तो इन जनरल आंसर इज नो। हम लोग अगर खुद से अप्लाई करना चाहें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबा दो, लिक्विड कोई भी लिक्विड में अगर डुबा दो, तो लिक्विड इज इजीली कैपेबल टू अप्लाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि वो सब तरफ से एक साथ पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूं इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड इस पर्टिकुलर केस के बारे में, तो इनसाइड द लिक्विड में जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को डिप करोगे, ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये लिक्विड है चारों तरफ, ठीक है, तो इसमें फोर्स चारों तरफ से ऐसे करके लगता है। तो इसमें जो स्ट्रेस आएगा, इस स्ट्रेस को हम लोग लिखेंगे फोर्स बाय एरिया। इक्विलिब्रियम पर है ऑब्जेक्ट, तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स बराबर ही है, तो इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं मैग्नीट्यूड में। सो फोर्स बाय एरिया को आप डायरेक्टली प्रेशर भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो प्रेशर है इसको ध्यान में रखना, दिस इज द प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड, जो ये लिक्विड ने जो अप्लाई किया है। तो यानी सिग्मा जो होगा वो डेल पी के बराबर हो जाएगा। सिग्मा विल बी इक्वल टू डेल पी। डेल पी कहने का मतलब कि अंदर का जो प्रेशर है, सॉलिड के अंदर का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, और बाहर का जो प्रेशर है वो है P2। तो P1 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट है, P2 में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट है। तो P1 माइनस P2 लेते से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दोनों साइड है वो इफेक्ट खत्म, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, वो है बाय लिक्विड। तो यहाँ जो सिग्मा होता है वो डेल पी के बराबर होता है, यानी ये डेल पी रो जी एच के बराबर होगा, जो यहाँ पर ये बताता है कि कितना डेप्थ पर है। ठीक है, तो इनसाइड द लिक्विड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का वैल्यू डेल पी के बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है रो जी एच। इनसाइड द लिक्विड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का वैल्यू डेल पी के बराबर लिखेंगे, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रो जी एच। होप सो ये भी क्लियर हो गया। तो ये था तीनों टाइप का स्ट्रेस, रिवीजन हो गया इतना। चलो अब आ जाओ स्ट्रेन पर। स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है वो एक तरह का रेशियो है, एक रेशियो है, इसीलिए इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता। ये ओरिजिनल डायमेंशन और जो डिफॉर्मेशन वैल्यू है, डिफॉर्मेशन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये दोनों का रेशियो है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इन जनरल तीन टाइप का स्ट्रेन का बात कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पर अगर तुमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया और इस पर इस तरीके से फोर्स लगाया, तो इस फोर्स को लगाने से बताओ इसका लेंथ चेंज होगा ना,
तो अगर लेंथ चेंज होगा तो ऐसे में जो स्ट्रेन का नाम लेंगे दैट स्ट्रेन विल बी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, जब फोर्स जो है उसके वजह से लेंथ में चेंजिंग आ जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन E इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा L बाय एल, कैपिटल एल लिखा हुआ है तो डेल्टा एल बाय कैपिटल एल। ठीक है, यानी इसी डेल्टा एल को आप एक्स भी लिख सकते हो बाय एल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज एक्स यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। डन है। दूसरा टाइप का जो स्ट्रेन है वो है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एक नॉर्मल वाला डिफॉर्मेशन नहीं है, ये इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, इसमें जो है एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, दो डायग्राम दे रहा हूं और दोनों ही डायग्राम के लिए आपको इक्वेशन लिख दे रहा हूं। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा एक क्यूबिकल ब्लॉक है, हमने मान लो यहां पर इस वाले एंड को फिक्स रखा है, ये वाला सरफेस दिख रहा है ना, इस पर हमने फोर्स लगा दिया F। अब उस फोर्स को लगाने से होगा क्या, ये देखो, ये जो तुम्हारा ये सीधा वाला है ना, ये वाला पार्ट, वो वाला पार्ट अब थोड़ा बेंड करेगा, ये यहां पहुंच जाएगा, मतलब ये यहां पर एक एंगल बनाएगा। नहीं, मेरी बात समझाता हूं। ये जो है ये वाला पार्ट, ये जो येलो वाला पार्ट है वो यहां पहुंचेगा, यानी कि ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा टाइप का, समझ में आता है, ये कुछ ऐसा टाइप का बनेगा। तो जो पहले व्हाइट वाला था वो थोड़ा बेंड कर गया, तो यहां पर देखो तो कुछ एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर एंगल ये एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये थीटा मान लो इसको, तो इसके टर्म्स में ये शियर स्ट्रेन डिफाइन होता है। तो शियर स्ट्रेन इज हियर tan थीटा, tan थीटा, जिस tan थीटा का वैल्यू अगर तुम चाहो तो ये वाला वैल्यू दिख रहा है, ये x मान लो, और ये दिख रहा है, इसको तुम h मान लो, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा x बाई एच। तो शियर स्ट्रेन इस तरह के एग्जांपल में कितना होता है, x बाई एच। तो मैं सिर्फ दो एग्जांपल सिखाऊंगा, इसी में आपको ध्यान में रखना है। शियर स्ट्रेन इज tan थीटा, शियर स्ट्रेन इज tan थीटा, दिस tan थीटा इक्वल्स टू x बाई एच। ओके, अगर थीटा दे दे तो डायरेक्टली tan थीटा, यानी तो x और h दे तो x बाई एच। चलो एक और एग्जांपल इसी में सिखाता हूं। तो एक और एग्जांपल में सपोज कर लो कि ये एक सपोर्ट है, यहां पर एक रॉड लगा हुआ है ऐसा, है ना, और ये वाला जो एंड है, ये वाला राइट साइड वाला, उसको तुमने क्या किया, उसको तुमने क्या किया कि इसको पकड़ के ट्विस्ट कर दिया, कलर खराब हो गया है, इसको पकड़ के ट्विस्ट कर दिया बाय एंगल थीटा, तो ये वाला एंड को ऐसे करके घुमा दिया। ठीक है, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा, ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा। तो अगर उसको हमने थीटा एंगल से ट्विस्ट कर दिया तो इसमें कितना का शियर स्ट्रेन आएगा, तो इसमें शियर स्ट्रेन इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो आर इंटू थीटा बाई एल, तो ये हो गया एल, ये यहां पर थीटा इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट है और आर जो है इसका रेडियस है, आर इज द रेडियस। तो देखो आर इंटू थीटा जो है वो यहां के लिए एक्स का काम करेगा, ठीक है, बाय एल वो तो यहाँ एच का काम कर रहा है, तो उस केस में कितना हो जाता है, E इक्वल्स टू आर थीटा बाई एल। होप सो ये दोनों एग्जांपल सबको ध्यान में रहेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का ही ये सीधा सीधा फॉर्मूला को याद रख लेना है। अब तीसरा टाइप का जो स्ट्रेन है शियर स्ट्रेन के बाद वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो मैं नेक्स्ट पेज समझा रहा हूँ। थर्ड टाइप का जो आपका स्ट्रेन है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सिंपल हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर गया, तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, एक्सपेंशन में E इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी ही लिखो। लेकिन अगर बात हो ऐसा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्रेस हो गया, तो ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन ये जो डेल वी है वो बनेगा नेगेटिव, तो उस चीज को बताने के लिए यहां पर लगाते हैं हम लोग माइनस, तो माइनस डेल वी बाई वी।
तो कॉम्प्रेशन हो रहा है वो यहाँ माइनस साइन से पता चलता है। तो ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस डेल वी बाई वी। ड्यूरिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी बाई वी। क्लियर है? तो अब बताओ कि जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डीप करते हैं तभी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो उस पर्टिकुलर केस में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, प्लस डेल वी बाई वी या माइनस डेल वी बाई वी? कमेंट में करके बताना। ऐसे करके लिखना कि ड्यूरिंग कंप्रेशन या फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये वाला चाहे ये वाला, अब जो भी है उस पर तब फिर मैं आंसर करूंगा। चलो, तो अब ये तीनों टाइप का तुम्हारा स्ट्रेन भी हो गया, तीनों टाइप का स्ट्रेस क्लियर है, तीनों टाइप का स्ट्रेन भी क्लियर है। एक और अभी थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। ओके, अब मैं तुम्हें समझाने के लिए सोच रहा हूं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ किस चीज से रिलेटेड है, तो ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी मतलब शेप रिगेनिंग कैपेसिटी, स्टार्टिंग में ही समझाया। तो अब शेप रिगेनिंग कैपेसिटी मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ये कोई भी है, मान लो इसको हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्म किया, लेकिन अगर हमने ये फोर्स को हटा दिया तो ऑब्जेक्ट को शेप रिगेन करना पड़ेगा, तभी इलास्टिसिटी है। तो अगर ये अपने शेप को रिगेन कर रहा है यानी हम लोग विद इन इलास्टिक रेंज में है, विद इन इलास्टिक रेंज, इलास्टिसिटी के बाहर नहीं गया है। तो हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट ये हमें समझाता है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इट इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, दिस इलास्टिक कांस्टेंट इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y, दूसरे को लिखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, और तीसरे को हम लोग लिखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान में रखना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो या उसी में एक वर्ड आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो B और कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी K, तो B और K दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों एक ही चीज है। तो B और K एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कहीं पर अगर मान लो K दिया हुआ है तो B निकाल लो, कहीं B दिया हुआ है और K का जरूरत हो तो K इक्वल टू 1/B लिख लो। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को अलग से नहीं सिखाऊंगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक कांस्टेंट तीन टाइप का होता है, y, ईटा एंड b। ठीक है, ये किसके लॉ से आया है, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ किस लिमिट के अंदर में वैलिड है, इलास्टिक लिमिट के अंदर में वैलिड है। इलास्टिक लिमिट के अंदर में क्या है ये, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट है व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये किसका प्रॉपर्टी है, मान लो जैसे स्ट्रेन को बढ़ाएंगे तो क्या ये घटेगा, आंसर इज नो, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, वो रेशियो से आया है लेकिन ये इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, किस तरह का वो मैटर है। तो मैटर विल चेंज, दिस विल चेंज, जब तक मैटर चेंज नहीं हुआ है तब तक ये भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि फोर्स बढ़ाने से स्ट्रेस बढ़ गया और स्ट्रेस के बढ़ने से इलास्टिक कांस्टेंट बढ़ गया, नहीं। इलास्टिक कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मैटर, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ओके। अब इस लॉ में से क्या हमें समझ में आता है कि कभी भी अगर हमें एक ग्राफ मिल जाए जिसमें कि यहाँ पर सिग्मा हो और यहाँ पर ई हो यानी स्ट्रेन हो, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जहां तक की बात हुक्स लॉ का है यानी विद इन इलास्टिक लिमिट का बात करें तो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कितना होगा, तो ये देखो सिग्मा सिग्मा इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट कुछ भी यहाँ जोड़ सकते हैं, तो जो भी वहां पे कांस्टेंट जोड़ोगे, अगर y ही जोड़ रहा है तो y इंटू ई, तो यहाँ पर स्लोप के नाम पर आ जाएगा y। तो ये y ही होना जरूरी नहीं है, ईटा भी हो सकता है और b भी हो सकता है ना। तो यहां पर स्लोप के नाम पर हो जाएगा ये इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान लेते हैं, सपोज कर ले कि हमें फोर्स का एक रिलेशन डेवलप करना है, फोर्स का। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला
कि सिग्मा बाय ई इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट, मान लेते हैं वो इलास्टिक कांस्टेंट है फिलहाल के लिए वाई, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया वाई इंटू ई। तो अगर हमें फोर्स पे जाना है तो सिग्मा की जगह पर क्या लिखेंगे एफ बाई ए, वाई इंटू ई की जगह पर क्या होगा एक्स बाई एल, तो यानी एफ इक्वल्स टू वाई ए बाई एल इंटू क्या बन गया एक्स। ठीक है, तो एफ और एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो यहाँ एफ है यहाँ एक्स है, तो देखो तो ये एक स्लोप की जगह पर है ना, तो ये भी ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें स्लोप के नाम पर क्या आ जाएगा बोल वाई ए बाई एल। ठीक है, तो लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो ये स्लोप का वैल्यू ऑब्वियसली घटेगा, और अगर जिसका स्लोप ज्यादा है मतलब एरिया और लेंथ अगर सेम है तो उसका इसका मतलब वाई भी ज्यादा है। होप सो मतलब ये सब एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग हुक्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो हुक्स लॉ किस लिमिट में वैलिड है और उसमें एक ग्राफ कैसा रहता है हमें समझ में आ गया। अब मैं वन बाय वन करके ये तीनों के ऊपर में जाता हूँ। ठीक है, तो अभी अब मैं पहले जा रहा हूँ वाई के ऊपर। तो ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है सिग्मा इक्वल्स टू वाई इंटू ई, यानी वाई इक्वल्स टू क्या होता है तो सिग्मा बाई ई। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें ये इस रिलेशन को ध्यान में रखना है, सिग्मा इक्वल्स टू वाई इंटू ई। अगर सिग्मा को फोर्स के टर्म्स में चेंज कर देंगे तब रिलेशन बनेगा एफ बाई ए वाई एक्स बाई एल, तो एफ इक्वल्स टू वाई ए बाई एल इंटू एक्स। ये सेकंड रिलेशन है जिसको कि आप ध्यान में रख सकते हो। और इसी में अगर हम x को लिखना चाहें तो x इक्वल्स टू एल को इधर ले आओ, तो एफ एल बाई वाई ए। ये तीसरा मतलब ओरिजिनल तो रिलेशन ये है सिग्मा इक्वल्स टू वाई ई, और उसी को आप ये वाला फॉर्म में या ये वाला फॉर्म में एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस मारो। जैसे मैं तो बोलूंगा कि ये दोनों ही फॉर्मेट को डायरेक्टली ही याद करके रखो, क्या दिक्कत है, एग्जाम में जब भी जरूरत पड़ेगा याद इसको अप्लाई करो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मान लेते हैं कि इस पर बेस्ट कैसे करके एप्लीकेशंस देखें, तो वो अगर मान लो दो रॉड दे दिया, दो रॉड के हो फोर्स दे दिया, लेंथ दे दिया, वाई दे दिया, ए दे दिया, और एक्स का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशंस, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो बताओ तो ऐसे में क्या लिखोगे। तो x1:x2 अगर हम लोग करें x1/x2, x1:x2 मतलब x1/x2, तो क्या हो जाएगा बोलो f1/f2, क्योंकि दो है ना, तो f1/f2 इंटू L1/L2 इंटू y2/y1 इंटू a2/a1। यहाँ पे देखो y2 ऊपर आ रहा है क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है x और y। तो ये समझ में बात आया। ओके, जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल ही के लिए, ये है लेंथ मान लो 2l, ये है लेंथ l, ये है रेडियस 2r, ये है रेडियस r। ठीक है, हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया F। ठीक, हमसे पूछ लिया गया कि इसका डिफॉर्मेशन और इसका डिफॉर्मेशन का रेशियो बताओ, तो अपने पास में फॉर्मूला है ना, क्वेश्चन क्लियर है ना, वी वांट टू फाइंड आउट x1:x2, ये वाला पोर्शन 1 है और ये वाला पोर्शन 2 है। ठीक है, x का फॉर्मूला बताओ एफ एल बाई वाई ए, वी ऑल नो। अब हमें चाहिए x1/x2, x1:x2। चलो भाई x1:x2 लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे, f1/f2 बोलते जाना है, L1/L2, y2/y1, a2/a1। ठीक है, F1 और F2 हॉरिजॉन्टल रॉड है, फिक्स्ड है, समझाया ना, तो इसमें F1/F2 f/f खत्म हो गया। L1/L2 ये देखो कितना हो गया 2l/l, y2/y1 अगर दोनों सेम ही मटेरियल है, मान लो ये भी आयरन वो भी आयरन, तो ये हो जाएगा y/y इंटू a2/a1, a2 की जगह पर क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर, a1 की जगह पर क्या लिखोगे पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। अब देखो ये खत्म, l खत्म, y खत्म, पाई खत्म, ये आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो इधर पे क्या बच गया सिर्फ एक 2, और वहां पे देखो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर बनेगा 2/4, यानी क्या बन गया 1:2। मेरी बात समझ में आया, तो इस तरीके से चलो फिर से अगर मान लेते हैं, उसने बोला अगला जस्ट एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड में ये एक रॉड है, यहाँ पर हमने एक वेट लगा दिया W है, बताओ कि इसका इलोंगेशन कितना होगा। ठीक है,
तो अगर हमसे इसमें स्ट्रेस पूछा होता तब तो, और इसने मान लो कि इसका मास का बात ही नहीं किया, कुछ मास का बात नहीं किया, तो हम लोग भी नहीं सोचेंगे कुछ। तो अगर इसमें स्ट्रेस पूछा तो सीधा लिख देंगे W/A। कहाँ का स्ट्रेस, चाहे इस पॉइंट का, चाहे इस पॉइंट का, चाहे इस पॉइंट का, चाहे इस पॉइंट का। देखो हर पॉइंट का अलग अलग स्ट्रेस है, लेकिन उसने मास दिया नहीं। मास नहीं दिया मतलब उसका मास बहुत कम है। मास बहुत कम है मतलब मास नेग्लेक्टेड है, तो ऐसे में हर पॉइंट पर स्ट्रेस सेम ही रहेगा, जो W/A, क्योंकि W प्लस mg होता है ना, तो वो mg नेग्लेक्टेड है। ओके, अगर हमें इसमें x पूछ लिया जाए, इसमें डिफॉर्मेशन पूछ लिया जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, FL/YA। तो यहाँ पर F के जगह पर क्या आ रहा है, इसी का वेट, यही तो है जो इसको खींच रहा है। तो यानी यहाँ पे W लेंथ के जगह L/Y इंटू ए, हो गया, खत्म, इतना ही। चलो अगर मान लेते हैं इसी में हम लोग एक वायर लेते हैं, नीचे वेट नहीं है और वो अपने सेल्फ वेट की वजह से अगर इलोंगेट हो रहा है, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ये एक वायर है, इसमें नीचे में कुछ नहीं है और वो पूछ रहा है कि इसमें एक्स बताओ, मतलब कितना डिफॉर्म करेगा अगर हम इसका अपना जो है वेट वो है W और लेंथ जो है वो है L, तो ये कितना एक्सपेंड करेगा। तो अगेन x इक्वल्स टू कितना लिखते हैं हम लोग, FL/YA। F के जगह पर इसका अपना ही तो वेट है, तो W इंटू L बाय Y इंटू ए। कहीं से बताओ गलत लग रहा है, तो पहले नजर में तो नहीं लग रहा है, लेकिन है, गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि फोर्स कहां पर लग रहा है, तो फोर्स तो इसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। तो अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है तो इफेक्टिव लेंथ तो इतना ही होगा। तो यानी यहाँ पर तब L के जगह L ना होकर के कितना हो जाएगा, L/2, और ये आंसर बदल के जाएगा WL/2YA। तो अब भाई लोग तुम लोग बताओ मुझे, पिछला जो एग्जाम्पल करवाया इसमें वेट देखो यहाँ पर था ना, और ये टोटल लेंथ क्या था, L। तो ये वेट जो है वो टोटल लेंथ को ही एक्सपेंड किया, इसलिए यहाँ पर L लिखा। और अगला वाले में देखो, इसका जो वेट W है वो तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितना रहेगा, यही रहेगा L/2, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा, L/2। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसे ही कितने और एक ही एग्जाम्पल लोगे, ठीक है, समझ में आ गया खुद से, और बाकी एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक से लो ना, उसी से तो मैं भी ले रहा हूँ, और अपने मॉड्यूल से उठाओ। ठीक है, चलो मैं अब इसमें कुछ और टॉपिक्स है इसी पहले वाले में, वाई के ही अंदर में, यंग्स मॉडुलस के ही अंदर में, उन सबको डील करता हूँ। थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल स्ट्रेस कब आएगा, तो थर्मल नाम से हीट करने से आएगा। तो जैसे कि मान लो कि ये एक रॉड है, रॉड को तुमने किसी टेबल पे रखा, ऐसे ऐसे रख दिया, अब तुम इसको गर्म कर रहे हो, तो गर्म करोगे तो ये एक्सपैंड करेगा ना, तो ये एक्सपैंड करेगा, अगर हमने इसको रोका ही नहीं एक्सपैंड होने से, तो ये एक्सपैंड करते जाएगा, इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, इट विल एक्सपैंड विदाउट एनी स्ट्रेस। क्लियर है बात। अब बात क्या है कि अगर यही रॉड है, हमने इसको एक रिजिड सपोर्ट ये और दूसरा रिजिड सपोर्ट ये, इन दोनों के बीच में ऐसे करके फिक्स किया, अब हम लोगों ने इस रॉड को गर्म करना स्टार्ट किया, तो अब अगर इस रॉड को हम लोग हीटअप करेंगे तो क्या होगा, बोलो। तो ये रॉड तो एक्सपेंड करना चाहेगा, लेकिन ये रिजिड सपोर्ट इसको एक्सपेंड होने नहीं देगा, तो जब ये इसको तुम एक्सपेंड होने नहीं दोगे तब इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेस विल डेवलप ओनली व्हेन द रॉड इज रिजिडली फिक्स्ड बिटवीन टू, मतलब व्हेन द रॉड इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड। ओके, तो अगर ये एक सिचुएशन कुछ ऐसा टाइप का है, इसके बीच में अगर ये रॉड फंसा हुआ है जिसका लेंथ L है, तो तुम्हारा ये थर्मल स्ट्रेस है। अगर मान लेते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर दिया है, तो चेंज इन टेम्परेचर अगर मान लो हमने डेल्टा थीटा लिख दिया, तो कितना का थर्मल स्ट्रेस आएगा बताओ। तो थर्मल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू y इंटू ई होता है, तो y इंटू ई की जगह पर क्या, डेल L बाई एल, ई की जगह पर याद है ना, डेल L बाई एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हीट एंड थर्मो से याद करो, डेल L बाई एल को क्या लिखते थे हम लोग, अल्फा डेल थीटा, है ना, वेयर अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो वो यहां पर आप लिख सकते हो y इंटू अल्फा डेल थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब ये थर्मल स्ट्रेस को ध्यान में भी रखना, क्योंकि अगर मान लो कि उसने पूछ लिया फोर्स, कि ये रॉड जो है वो यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये रॉड ये सपोर्ट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो F इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, तो यानी ये सिग्मा है ही, उसको बस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो,
तो वाई अल्फा डेल थीटा इंटू ए हो गया, ये फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, इसमें एक और भी एग्जांपल टाइप से ही समझो कि जब हम लोग बुलक कार्ट को यूज करते हैं, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, व्हील, वो वुडन होता है और उसके ऊपर आयरन का एक रिंग चढ़ा होता है, आयरन का। ठीक है, तो आयरन का जो रिंग को चढ़ाते हैं, तो अगर तुम किसी भी ब्लैक स्मिथ यानी जो ये आयरनिंग का जो काम करते हैं, अगर वहां पे देखोगे, अगर मौका मिले तो वो जो आयरन का रिंग है ना, उसका डायमीटर छोटा होता है और व्हील यानी वो जो वुडन वाला पहिया है उसका डायमीटर बड़ा होता है, आयरन का रिंग छोटा है। इसको उस पर कैसे डाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये आयरन रिंग को गर्म करते हैं, तो उससे ये आयरन रिंग थोड़ा एक्सपैंड कर गया, ये थोड़ा फैल गया। तो आयरन रिंग जब एक्सपैंड कर गया तब उसको उस व्हील पे डालते हैं और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, कूल डाउन करते हैं। तो वो कूल डाउन जब करेंगे तो वो वापस से क्या होगा, कॉम्प्रेशन आएगा उसमें। तो कॉम्प्रेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन जो आएगा, तो वो उस पर आकर के पकड़ लेगा, उसको चिपक जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो कि एक वुडन व्हील है, ये वुडन व्हील है जिसका मान लेते हैं डायमीटर है D2 और एक आयरन रिंग है, ये है आयरन रिंग जिसका डायमीटर मान लेते हैं D1 है। ये D1 जो है वो छोटा है D2 से। अगर इसको इस पर डालना है तो उसके लिए इसमें कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा? तो थर्मल स्ट्रेस जो इसमें डेवलप होगा, तो उसमें Y इंटू ई लिखना है। लेकिन वो अल्फा अगर दे दे तब तो अल्फा डेल थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ना दे तो y इंटू ई जो है, ई के जगह पर डेल्टा एल बाई एल होता है ना, तो डेल्टा एल बाई एल के जगह यहाँ डेल्टा डी बाई डी को यूज करो, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर मतलब इस रिंग का फाइनल डायमीटर तो D2 बनना पड़ेगा क्योंकि उसी के बराबर है, और इसका इनिशियल डायमीटर है D1। तो यानी अगर ये अल्फा नहीं दिया है तो इस केस में सिग्मा को तुम लिख सकते हो y इंटू D2 माइनस D1 बाई ओरिजिनल डायमीटर जो रिंग का है वो है D1। ठीक है, ऐसे, या R2 माइनस R1 बाय R1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक थर्मल स्ट्रेस का एक अच्छा सा एग्जांपल है। चलो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट समझाना चाह रहा हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जब भी एक सॉलिड को अगर हम एक्सपैंड करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिसिटी तो सेफ रिगेनिंग कैपेसिटी है, जस्ट लाइक स्प्रिंग। तो जैसा स्प्रिंग एनर्जी है वैसे ये यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी हम लोग लिखते हैं, डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, दिस विल बिकम इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका जो सबसे अच्छा यूज है, एक तो डेटली-स्कोप याद रखिए, ये सब तो आपको याद है ही, सिग्मा इक्वल्स टू वाई इंटू ई होता है। आपको ये भी याद है कि ई इक्वल्स टू एक्स बाई एल होता है, जरूरत पड़े अगर वहां पर रखने का तो रख सकते हो। वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो अगर इसमें से किसी भी चीज को वहां रिप्लेस करने की जरूरत पड़े, आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो U इक्वल्स टू, देखो वहां पर हाफ इंटू सिग्मा के जगह पर अगर मान लेते हैं y इंटू ई ना रख करके मैं F बाई ए रख दूं, तो F बाई ए बन गया, इंटू स्ट्रेन E के जगह पर मान लेते हैं x बाई एल रख दिया, और वॉल्यूम को A इंटू एल रख दिया, तो ए एल, यानी ये ऐसा भी बन जाता है हाफ इंटू एफ इंटू एक्स। तो देखो ओरिजिनल फॉर्मेट तो कुछ वैसा दिख रहा है, और एक उसी में अगर बस ये सब को अगर हम लोगों ने अलग से लिख दिया तो ये कुछ ऐसा बनता, हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ। लेंथ कौन सा, वो डिफॉर्मेशन वाला। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मेट को आप ध्यान में रखो। पहला फिर से बोलो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। दूसरा U इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन वैल्यू, हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन वैल्यू, डिफॉर्मेशन एक्स मतलब चेंज इन लेंथ वैल्यू। ठीक है, ओके, इसका आप यूज कहां पे करते हो? इसका आपको यूज करना है वर्क निकालने में, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तो अगर मान लेते हैं कि उसने कहीं पर बोला ऐसा कि फाइंड आउट वर्क, तो फाइंड आउट वर्क का अगर कहीं पर भी देना तो W इक्वल्स टू हमेशा U फाइनल माइनस U इनिशियल किया करना। W इक्वल्स टू ऑलवेज U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन।
ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान ले यहाँ पर एक रॉड है जिसका कि लेंथ L है, अनडिफॉर्म्ड है। हमने इस पर फोर्स लगाया और इसका लेंथ को हमने कर दिया इतना L प्लस एक्स, ये फोर्स लगाया F। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क किया? तो भाई इसमें डिफॉर्मेशन हुआ है x का, तो वर्क डन इक्वल्स टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। u इनिशियल में कुछ नहीं था क्योंकि डिफॉर्मेशन था नहीं, तो u इनिशियल वैल्यू हो गया 0, तो माइनस हो गया 0। u फाइनल में कितना लिखोगे? तो यहाँ पर उसने फोर्स के टर्म्स में दिया है, तो हाफ इंटू एफ इंटू एक्स, हो गया आंसर, हाफ एफ एक्स। दैट्स ऑल, क्लियर? मेरी बात समझ आया? तो ये वर्क डन जब भी ये पूछे जाए ये आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए। फिर अगर हमसे पूछ लिया जाए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो वो भी आपके लिए काम का ही रहेगा। तो U जो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, फिर से अगर मान लेते हैं सिग्मा की जगह पर ये जो U आया हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, अगर ये सिग्मा की जगह पर y इंटू ई रख दो तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा? हाफ वाई ई इंटू ई, तो ये हाफ वाई ई स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से आपको चेंज करने के लिए तो आ ही सकता है एग्जाम में। अगर मान लेते हैं जैसे सिग्मा इक्वल टू वाई इंटू ई है, तो ई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई भी तो हो सकता है। तो ई की जगह पर अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो उसको देखो, हाफ सिग्मा और सिग्मा बाई वाई, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2y भी बन जाएगा। तो ऐसे फॉर्मेट्स अलग अलग भी हो सकता है जो कि आपको एग्जाम के काम आ जाए। ऑप्शंस में कोई ये ना यूज करके ये वाला दे दे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2y, हो जाएगा ना भाई? तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2y, तो इसको भी ध्यान में रखो, हाफ वाई ई स्क्वायर, डन। तो ये हो गया अपना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर एक नॉर्मल सा वायर है, एक नॉर्मल सा एक डक्टाइल स्टील वायर है, अगर उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये एक डक्टाइल मटेरियल है, लेट इट बी स्टील वायर, स्टील वायर। अगर इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स जो है हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते जाए, तो यहाँ पर किस तरह का पैटर्न हमारे सामने आएगा स्टडी करने पर स्ट्रेस स्ट्रेन का? तो देखो, अगर हम लोगों ने इस पर स्टडी किया तो फोर्स वर्सेस अगर डिफॉर्मेशन को देखा, तो इनिशियली जब आप फोर्स बढ़ाते हो तो डिफॉर्मेशन भी बढ़ता है एंड द ग्राफ रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन। फिर ये स्ट्रेट लाइन कैरेक्टर को छोड़ करके ये कुछ कर्व टाइप का कैरेक्टर को ले लेता है। चलो यहां तक। तो अब यहां पर अगर हम समझे तो देखो, जहां तक ये स्ट्रेट लाइन रहा, ये वाला पोर्शन, ये इसका लास्ट पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं P, दैट इज प्रोपोर्शनल पॉइंट। मतलब ये इलास्टिसिटी के अंदर का बात है और हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। सिग्मा यानी फोर्स कह लो, फोर्स और सिग्मा, एफ लिखो चाहे सिग्मा लिखो एक ही बात होगा, एक्स लिखो चाहे ई लिखो तो भी एक ही बात होगा, सेम ही पैटर्न का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो P है, दिस P इज नोन एज प्रोपोर्शनल पॉइंट, P इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल पॉइंट। तो अप टू दिस पॉइंट हुक्स लॉ इज वैलिड, बट बियॉन्ड दिस अप टू दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट को यहां पर y लिखते हैं। This y is known as yield point, YIELD। तो अप टू yield point इलास्टिसिटी इज वैलिड, मतलब इलास्टिक लिमिट जो है वो y तक है, p पे खत्म नहीं हो गया, लेकिन पॉइंट p तक ही प्रोपोर्शनल पॉइंट है, यानी हुक्स लॉ है। तो हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, तो यस y तक इलास्टिसिटी है, सो p तक तो ऑब्वियसली होगा ही, तो विद इन इलास्टिक लिमिट में ही बस हुक्स लॉ ऑबे हो रहा है। तो हुक्स लॉ इज ऑबेड फ्रॉम पॉइंट O origin to point P and elasticity is varied up to point Y, which is yield point. Yield point is the last limit point of elasticity. चलो उसके बियॉन्ड क्या होगा? तो इफ यू विल इंक्रीज द फोर्स इवन मोर देन दिस विल इंक्रीज एंड आफ्टर अ सर्टेन इट विल ब्रेक। तो देखो ये जो है ये वाला जो एक्सपेंशन है, ये वाला एक्सपेंशन, इसमें देखो फोर्स का वैल्यू बहुत कम इंक्रीज हुआ और डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ, तो इसको इस पॉइंट के बियॉन्ड को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक जोन।
प्लास्टिक जोन, प्लास्टिसिटी, और यहां से पहले को हम लोग कहते हैं इलास्टिक जोन। तो देखो प्लास्टिक जोन में क्या होता है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, ये अपने शेप को फिर रिगेन नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें देखो प्लास्टिक जोन क्लियर है, इलास्टिक जोन क्लियर है, ये एक डक्टाइल मटेरियल है जो स्टील के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट एफ। तो तीन तरह का पॉइंट है जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो फ्रैक्चर पॉइंट इज द पार्ट ऑफ प्लास्टिक जोन, इसमें वेल डिफाइंड इलास्टिक जोन एंड प्लास्टिक जोन भी आता है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं बिहेवियर ऑफ द स्टील वायर अंडर लोडिंग। तो इट इज अ डक्टाइल मटेरियल। तो क्या यही सेम कैरेक्टर बाकी भी टाइप के जितने मटेरियल है वो भी देता है? लाइक मान लो ब्रिटल मटेरियल क्या ऐसा ही बिहेवियर शो करता है? आंसर इज नो, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है, वो देखो। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं चॉक का, चॉक इज अ काइंड ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो अगर उसके लिए यही बिहेवियर को देखो तो F वर्सेस X में, तो तुम्हें जो ये F है ये बढ़ते जाएगा और ये टूट जाएगा, सीधा सीधा F पॉइंट क्लियर होगा। You will not get a well defined elastic and plastic zone. This is for brittle material. इसमें टूट ही जाता है, फोर्स बढ़ाते हैं बहुत कम डिफॉर्म होने पर ही वो टूट जाता है, दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट। F इज फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ F इज फोर्स। ठीक है, ओके। क्या यही सेम अगर हम लोग रबर के लिए बात करें तो रबर जिसको हम लोग इलास्टोमर भी कहते हैं, इलास्टोमर्स भी कहते हैं, क्या उसके लिए भी ऐसा ही ग्राफ बनता है? तो हाँ, उसके लिए हम लोग भैया देख सकते हैं, ये देखो F है, यहाँ पर X है, यहाँ पर जो अगर हम लोग ग्राफ देखें ये ऐसे करके जाता है। तो इसमें कहाँ तक इलास्टिसिटी है ये वेल डिफाइंड, ये है इलास्टिसिटी है, प्रोपोर्शनल पॉइंट भी है, लेकिन बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिलता है और बाद में चल करके हमें पता चलता है ये टूट ही गया। तो इसमें प्लास्टिक जोन बहुत ज्यादा है, ये हमें समझ में आता है, इलास्टिसिटी भी ज्यादा ही है, लेकिन कहां तक है वो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन भी आता है यहाँ पर कि रबर ज्यादा, रबर का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है या स्टील का? ठीक है, तो रबर वर्सेस स्टील, रबर वर्सेस स्टील, इसमें वाई किसका ज्यादा है, ये एक कंफ्यूजन आता है। तो वाई देखो, वाई होता है सिग्मा बाई ई, है ना? तो अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं कि अगर 1 यूनिट का डिफॉर्मेशन ले लो, तो 1 यूनिट का डिफॉर्मेशन ले लो तो जिसमें जितना ज्यादा सिग्मा उतना ज्यादा वाई। अब बोलोगे नहीं समझ में आया, ठीक है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। तो y इक्वल्स टू सिग्मा के जगह पर f बाई ए लिख दो, तो f बाई ए, और e के जगह पर भी x बाई एल लिख दो, तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ l हो गया। अब यहाँ पर देखो, एक ये हो गया मान लेते हैं स्टील का वायर, और ये हो गया रबर का वायर, तो ये स्टील है ये रबर है। अब इसमें 1 यूनिट का डिफॉर्मेशन लो, ये x के जगह पर 1 लो, क्योंकि लेंथ बराबर है एरिया भी बराबर है, तो लेंथ और एरिया का तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें अगर हमने 1 यूनिट का डिफॉर्मेशन लिया तो जितना फोर्स लगाना पड़ा वो फोर्स हमने चेक किया F1, और फिर ये स्टील में भी वही सेम 1 यूनिट का डिफॉर्मेशन करना पड़े x इक्वल टू 1। क्या लगता है किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्टील में, स्टील को इलोंगेट करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जिसमें ज्यादा फोर्स होगा उसमें उतना ही ज्यादा वाई आएगा। तो ये जो एक कंफ्यूजन है ना, वाई रबर और वाई स्टील में, रबर इज मोर इलास्टिक, तो वो एक आम लैंग्वेज है, वो बस कहने का ये मतलब है कि हम लोग अगर उसको खींचते हैं ना तो ज्यादा खींच पाते हैं और वो ज्यादा शेप को रिगेन कर पाते हैं। वो वाई को नहीं कंपेयर कर रहा होता है, वाई एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि स्टील का ज्यादा होगा रबर से। ठीक है, मतलब स्टील कैन बी स्ट्रेच्ड, स्टील कैन बी स्ट्रेच्ड मोर अमाउंट, समझ में आता है, फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ फोर्स। तो लार्जर वैल्यू ऑफ फोर्स अगर हम लोग रबर पे अप्लाई कर दें तो रबर तो डैमेज हो जाएगा भाई। तो यहां पर फिर कंपैरिजन कर कैसे रहे? तो कंपैरिजन यहां पर करने का मतलब कैसे करके है कि वाई स्टील का क्यों ज्यादा है? तो वाई इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसको, एक स्टील वायर को डिफॉर्म जो करना है तुम्हें, ठीक है, तो वो ज्यादा फोर्स तक तुम इसको डिफॉर्म कर पाते हो, ज्यादा फोर्स तक, उतना फोर्स तक में रबर नहीं टिकता, तो इसलिए ये ज्यादा इलास्टिक, ज्यादा फोर्स भी अप्लाई करोगे तब भी ये इलास्टिक जोन में ही रहेगा, ये इलास्टिसिटी से बाहर नहीं जाएगा, ये शेप को रिगेन कर पाएगा।
होप सो मेरा इस लाइन को क्लियर हो रहा है तुम लोगों के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं 10 न्यूटन तक के लिए दोनों ही इलास्टिक है, 20 न्यूटन के लिए दोनों ही इलास्टिक है, लेकिन 5000 न्यूटन के लिए रबर नहीं है इलास्टिक, लेकिन स्टील है इलास्टिक। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा फोर्स तक को लिए भी ये ज्यादा इलास्टिक रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक। ठीक है, होप से समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम लोग ईटा से लिखते हैं, तो इसमें कुछ क्या ही रहेगा, तो अगेन सिग्मा बाय ई को इलास्टिक कांस्टेंट कहते थे तो ईटा, तो सिग्मा इक्वल्स टू ईटा इंटू ई, है ना। तो ई को निकालने के लिए समझाया ना, दो फॉर्मूला टेन थीटा या उसको ट्विस्टिंग वाला, तो वो दोनों में से कोई भी अगर केस रहे तो ई निकल जाएगा, ईटा से मल्टीप्लाई करो शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। और इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी थोड़े कम मिलेंगे, तो फॉर्मूला इतना ही रहेगा आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग मूव कर रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी बी। ओके, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जो है ये कौन सा वाला है, स्ट्रेस। तो तीन टाइप का स्ट्रेस, तो उसमें से ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये इसके रेशियो को बोलते हैं। अब अगर मान लो कि हम लोग इनसाइड द लिक्विड के केस को डील कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड या फिर गैस, अगर ऐसी चीजों को अगर हम लोग डील करते हैं तो इनसाइड द लिक्विड या सिंपली कह लो फॉर लिक्विड और गैस, ऐसे वाले केसेस को अगर हम लोग डील करें तो बी जो होगा ये सिग्मा के जगह पर तो हम लोग लिख देंगे डेल्टा पी, और ई के जगह पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा वी बाई वी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तो यहां पर ये दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो एक और भी फॉर्मूला बन सकता है बी इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो ये दो में से कोई भी एक इक्वेशन बन सकता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये ड्यूरिंग कंप्रेशन वो। ठीक, तो अगर v को ऊपर लेकर के चले जाएं, हेंस b इक्वल्स टू v इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। ठीक है, और यहां पर से अगर देखें b इक्वल्स टू माइनस वी इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन को बस याद रख लो, हम लोगों को ज्यादा काम पड़ेगा इसका, इसलिए मैं बोलूंगा इसी को याद करो, माइनस वी डेल पी बाई डेल वी, माइनस वी डेल पी बाई डेल वी। इसी को ऊपर में ऐसे करके भी याद करो, b इक्वल्स टू माइनस वी डी पी बाई डी वी। ठीक है, तो ये बल्क मॉडल अगर कहीं डायरेक्टली आपको आ जाए तो ये लिख सकते हो। तो b सिग्मा बाई ई होता ही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो जब लिक्विड या गैस में बात करते हैं तो सिग्मा तो डेल पी के बराबर हो जाता है ना, इसीलिए ये फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन है, ओके। अब यहां पर जो है हमें बहुत बार फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम या कभी फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम ये पूछा जाता है। तो ये वाला टर्म दिख रहा है डेल्टा वी बाई वी, चाहे यहां पर हो चाहे वहां पर हो, तो ये जो डेल्टा वी बाई वी वाला जो टर्म है उसको हम लोग इधर लेकर के आते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मैं मॉड लगा करके मैं बता देता हूं। ठीक है, तो मॉड ऑफ चाहे वो डेल वी बाई वी हो या फिर मॉड ऑफ माइनस डेल वी बाई वी हो, फर्क ही नहीं पड़ा, मॉड है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये देखो डेल वी बाई वी है ना, तो डेल वी बाई वी को इधर ले जाओ, बी को उधर ले जाओ, तो डेल्टा पी बाई बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा पी बाई बी इसके बराबर होगा। अगर बहुत बार डेल्टा पी को डेल्टा पी ना लिख करके पी लिख देता है तो तुम कंफ्यूज मत हो, वो चेंज इन प्रेशर ही है या फिर प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड है। ठीक है, तो बताओ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना, तो डेल पी बाई बी, या याद करने के लिए तुम सिंपली पी बाई बी भी याद करो, कितना पी बाई बी, कितना पी बाई बी। अच्छा, स्टार्टिंग में बताया ना बी और के कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो 1 बाई बी जो है 1 बाई बी को तो हम लोग के भी लिख पाते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बस याद करने के लिए थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मॉड जो है उसको अगर डेल्टा पी को मैं पी लिख दूं तो पी बाई बी बोल सकते हो, या 1 बाई बी को अगर के लिख दूं तो पी के याद करो, पी के है ना, पी के आया है क्या, ऐसा एक कुछ आया था,
ओके, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये ऐसे, ये इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पे। चलो अभी अब मैं लास्ट इसके इस पर जो पूछता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, तो डेल्टा आर बाय आर का अगर मैं मॉड बात करूं तो ये 1/3 ऑफ डेल्टा वी बाई वी के मॉड के बराबर होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 1/3 है उसका, तो यानी ये 1/3 ऑफ डेल्टा पी बाई बी के बराबर है, ठीक है, 1/3 ऑफ डेल्टा पी बाई बी के बराबर है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखने का जरूरत है। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के लास्ट के तरफ, व्हिच इज पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो जो है ना, अपने नीट में ये नहीं पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन में से एक है पॉइसन रेशियो। तो पॉइसन रेशियो है क्या, तो बेसिकली जब भी एक रॉड को हम लोग खींचते हैं ऐसे फोर्स अप्लाई करके, तो उसका लेंथ तो चेंज होता ही है, तो लेंथ तो चेंज होगा, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। साथ ही साथ उसका जो ये डायमीटर है ना, ये वाला डायमीटर, वो रेडियस या डायमीटर, वो डायमीटर भी चेंज होगा, और लेंथ के बढ़ने पर डायमीटर छोटा होने लगेगा। तो लेंथ वाइज जो डिफॉर्मेशन आया था दैट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम लोग लिखते थे डेल्टा एल बाई एल। और डायमीटर वाइज जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको हम लोग लिखेंगे लैटरल स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लैटरल स्ट्रेन डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। तो डायमीटर छोटा हो रहा है तो कोई भी चीज माइनस में इसको कब लिखेंगे, अगर कोई भी चीज डिक्रीज हो रहा होगा, जैसे वॉल्यूम ही हमारा घट रहा होता तो माइनस डेल वी बाई वी, वैसे यहाँ पे रेडियस छोटा हो रहा होगा तो माइनस डेल डी बाई डी। तो इसको हम लोग बोल देंगे लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बोलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइसन रेशियो जो है इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। बोलोगे अरे स्ट्रेस को भी तो सिग्मा से लिखते थे, हाँ लिखते थे, इसको भी सिग्मा से ही लिखते हैं इन जनरल, बहुत बार एन से भी लिखते हैं, मैंने यहाँ सिग्मा लिख दिया, कंफ्यूजन में मत रहना। पॉइसन रेशियो को मैंने अभी यहाँ सिग्मा से लिखा है, पॉइसन रेशियो इज सिग्मा, क्लियर है, ओके। सो सिग्मा इक्वल्स टू ये जो लैटरल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन यानी माइनस डेल डी बाई डी डिवाइड बाय ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, ये दोनों ही स्ट्रेन का रेशियो है। तो पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन्स, टू इंटरलिंक्ड स्ट्रेन्स, क्योंकि जब एक तरह का स्ट्रेन होता है तो दूसरा स्ट्रेन उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को स्टडी ही किया था पॉइसन नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो ये स्टडी एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने नीट में इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे बना था बहुत पहले, वो भी एम्स रिलेटेड था, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो this its volume will remain constant, मतलब when we stretch it so length will increase, diameter will decrease, so we always consider ना that volume will remain constant, so it is not always true, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। तो ये 99.9% ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, बट 0.1% ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली सिग्मा का वैल्यू होता है 0.5 जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी फॉर 99.9% ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ऐसे केस में हमारा वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, इसका डेरिवेशन है, नहीं सिखा रहा हूं, ऐसे बस ध्यान में रखने के लिए रख लो, ठीक है, ओके। अब पॉइसन रेशियो का यूज क्या है, तो पॉइसन रेशियो का यूज ये है कि तुम्हें ये जो मैंने सिखाया y यंग्स मॉडुलस, ईटा यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और बल्क मॉडुलस, ये तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशन निकालने में, ठीक है, क्योंकि एक डिफॉर्मेशन से दूसरा डिफॉर्मेशन लिंक्ड रहता है, तो इन तीनों के बीच के रिलेशन को स्टैब्लिश करने में पॉइसन रेशियो का काम आता है। तो पॉइसन रेशियो से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर 4 रिलेशन लिख करके दे रहा हूं, आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है उसका। तो y इक्वल्स टू पहला है y इक्वल्स टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल्स टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, याद करो y इक्वल्स टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। चलो दूसरा जो रिलेशन है y इक्वल्स टू
2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यहां से आपको पता चलता है कि y इज ग्रेटर देन ईटा, यानी यंग्स मॉडुलस जो होता है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से ज्यादा होता है। तो ये सेकंड रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। थर्ड वाला जो रिलेशन है, तो थर्ड वाला रिलेशन इज सिग्मा इक्वल्स टू 3b माइनस 2 ईटा 3b माइनस 2 ईटा बाई 6b प्लस 6b प्लस 2 ईटा, 6b प्लस 2 ईटा, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट रिलेशन इज, फोर्थ रिलेशन इज, चौथा वाला वो है तुम्हारा अगेन y इक्वल्स टू 9 ईटा b, y इक्वल्स टू 9 ईटा b बाय 3b प्लस ईटा, 3b प्लस ईटा। ये चौथा वाला रिलेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा से लिखूंगा अगले पेज पर। तो y इक्वल्स टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। डायरेक्ट अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट ये चार ऐसा है, कौन सा वाला रिलेशन ट्रू है आपको 2-4 बार लिख करके प्रैक्टिस करना है। y और b के बीच का रिलेशन, y और ईटा के बीच का रिलेशन, इसमें b है ईटा है, देखो सिग्मा है, तो b और ईटा का ये रिलेशन हो गया। और इसमें इसमें जो है ये y है, ईटा है और b है, ये इन तीनों के बीच का रिलेशन है। y ईटा b, ये तीनों के बीच का ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 9 ईटा b बाई 3b प्लस ईटा। तो चलो वो वाला जो है वो चौथा वाला रिलेशन, उसको दोबारा से एक बार लिख रहा हूं। तो y इक्वल्स टू 9 ईटा b बाई 3b प्लस ईटा, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा और देख लो, इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें तो 1 बाय वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो तो 3b प्लस ईटा बाय 9 ईटा b, है ना। तो 1 बाय वाई इक्वल्स टू ये 3b बाय 9 ईटा b प्लस ईटा बाय 9 ईटा b, ईटा ईटा खत्म, b खत्म, डन। यहां से 9 को इधर ले आओ, तो 9 बाई वाई इक्वल्स टू यहां बन गया 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई बी। तो ये जो इसी का डेवलप्ड फॉर्म हमने निकाला, 1 बाई बी प्लस 3 बाई ईटा, 3 बाई ईटा इक्वल टू कितना आ गया, 9 बाई वाई, 9 बाई वाई, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट में भी अगर आपको मान लो ऑप्शन मिले तो भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो चौथा वाला ये रिलेशन है, याद रहेगा ना। तो 1 बाई बी प्लस 3 बाई ईटा इक्वल टू 9 बाई वाई। तो ये था आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन। आपके नोट्स के ही अकॉर्डिंग मैंने रिवीजन करवाया। अगर आप इस बार इस वीडियो को देख लो, इसके बाद अपने नोट्स को बस पढ़ लो, तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट रहे फिर से पूछ लो।